सत्य है। मैं ये डंके की चोट पर कहूंगा, किसानों के जो संगठन चल रहे हैं 450 से ज्यादा है, 463 किसान संगठन है पूरे भारत में, लेकिन किसान वही हैं। किसान संगठन के नाम पर राजनीति करने वाले तथाकथित नेता जो हैं, जिनके चेहरे चमकाते हैं, वो उनके हालात बदले हैं, किसानों के हालात नहीं बदले हैं। ये सबसे कड़वी सच्चाई है। देखा था कि जिस समय मैं नाम लेकर के कहूंगा, जयंत चौधरी जिनके दादाजी किसानों की राजनीति किया करते, उनकी पार्टी किसानों की राजनीति करती है, उन्होंने एमएसपी के लिए काफी वो किया, लेकिन जैसे ही सत्ता में आए तो उन्होंने मीडिया के सामने, आपने देखा होगा, न्यूज चैनल पर बोला कि एमएसपी की गारंटी देना संभव नहीं है, पड़ता है। जिसका मैं सीधा साधा उदाहरण हूं कि 5 मार्च को जो ओलावृष्टि हुई थी, उसमें जब हम किसानों की पीड़ा को लेकर के गए और फसल को दिखाया, तो तत्कालीन डीएम साहब ने हमारे ऊपर है जो मुकदमा लगा दिया। वो आज तो उसका सामना कर रहे हैं। वो किसान की पीड़ा तो न ईश्वर समझ रहा है, न सरकार समझ रही है। कहते हैं ये कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषि की सबसे ज्यादा मिट्टी कुटी हुई है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आरपीआर न्यूज टीवी। इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ समाज सेवी और किसानों के नेता जेएस जाट। उनसे हम चर्चा करेंगे किसानों के मुद्दों को लेकर के। पहले तो डॉक्टर साहब और किसानों के नेता भी हैं आप, तो सर्वप्रथम तो हमारे चैनल के माध्यम से आप आए हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले तो अपना नाम जेएस जाट कहते हैं, आपसे क्यों कहते हैं ये बताएं। डॉक्टर जेएस जाट, एक्चुअली मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र सिंह जाट है, लेकिन ये मुझे नाम जो दिया गया था तो हमारे जो प्रोफेसर थे डॉक्टर डीएन मिश्रा, दयानिधि मिश्रा, जो झांसी में थे, उन्होंने कि इतना लंबा नाम है, थोड़ा शॉर्ट करोगे तो जल्दी पॉपुलर भी होगे। उसका हमने फायदा भी उठाया और लोग हमें डॉक्टर जाट के नाम से भी जानते हैं। वो डॉक्टर जाट ही कहते थे और यहाँ आकर के भी लोगों ने यही हमें उपाधि दी है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर डीएन मिश्रा सर का कि उन्होंने हमें ये नाम दिया और जल्दी पॉपुलर भी हुए। देखा कि पॉपुलर हुए और किसानों के मुद्दों को लेकर के ये तमाम आंदोलनों में भागीदार सहयोगी रहते हैं, और इनसे जानेंगे। सर्वप्रथम इनका हमारा क्वेश्चन रहेगा इनसे, किसान कौन होता है डॉक्टर साहब? किसान को एक शब्द में परिभाषित करना पत्रकार साहब संभव नहीं है, कि आदि किसान से लेकर के त्रेता युग में किसान, फिर द्वापर का किसान और वर्तमान का किसान, जो अन्नदाता है, धरती का सीना चीर के जो अन्न उगाता है और देश की जो अर्थव्यवस्था उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है, वो हमारा अन्नदाता किसान है। अच्छा, आज के स्थिति में देखें तो किसान बड़ा एक निर्धन भी कह सकते हैं, जो समाज में उसको अच्छी ग्रोथ मिलनी चाहिए, किसान को फसल के रूप में मुआवजा मिलना चाहिए। आज का देखा गया है किसान को मुआवजा भी नहीं मिल पा रहा है। क्या कारण है? सरकार क्या इन किसानों के मुद्दों को या किसानों की फसल का जो मूल्य है उसको नहीं दे पाती है? ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का कि इसे ऋषि प्रधान और कृषि प्रधान कहा जाता है, लेकिन दोनों ही इस समय अपनी सबसे विपरीत परिस्थिति में जी रहे हैं। इसका ईश्वर भी साथ नहीं देता। जब फसल आप देखते हैं लहलहाती है, उसी समय बारिश होती है, ओलावृष्टि होती है, वो यदि मुआवजा मांगने जाता है सरकार के पास या सरकार के नुमाइंदों के पास में, तो उसे मुकदमों से आमना सामना करना पड़ता है। जिसका मैं सीधा साधा उदाहरण हूं कि 5 मार्च को जो ओलावृष्टि हुई थी, उसमें जब हम किसानों की पीड़ा को लेकर के गए और फसल को दिखाया, तो तत्कालीन डीएम साहब ने हमारे ऊपर है जो मुकदमा लगा दिया। वो आज तो उसका सामना कर रहे हैं। वो किसान की पीड़ा तो न ईश्वर समझ रहा है, न सरकार समझ रही है। कहते हैं ये कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषि की सबसे ज्यादा मिट्टी कुटी हुई है। जैसे कि हम देखते हैं किसान, गर्मी हो, बारिश हो, और इस समय जो वर्तमान में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, गेहूं की बुवाई के बाद में फसल में पानी का कार्य होने वाला है, पानी भी लगाया जाएगा, और बड़ी विडंबना है ऐसे पर जब जाकर के कुछ हमारे लिए नाज उगाता है और अपने घर का पालन पोषण करने के लिए वो जब मंडी लेकर के जाता है अपनी नाज को किसान, तो वहां पर उनकी जो आय की संपत्ति होती है, जो उन्होंने अपना दिन और रात लगा करके उस फसल को सींचा है, उसका मुआवजा या उसका जो धन की पर्याप्त नहीं मिल पाती है राशि, तो उस पर सरकार भी इस वक्त विफल दिखाई देती है। और इस पर आपका क्या विचार है? जो भी सरकार सत्ता में आती है, जब विपक्ष में रहती है, तो किसानों का सबसे बड़ी हितैषी होती है।
लेकिन जब सत्ता में आते ही सारी चीजें भूल जाती है, सारे वादे भूल जाती है। एमएसपी C250 की जो बात थी कि मिनिमम समर्थन मूल्य मिलेगा, उसको भी देने में असमर्थ है। जैसा कि आपने देखा था कि जिस समय, मैं नाम लेकर के कहूंगा, जयंत चौधरी जिनके दादाजी किसानों की राजनीति किया करते, उनकी पार्टी किसानों की राजनीति करती है, उन्होंने एमएसपी के लिए काफी वो किया, लेकिन जैसे ही सत्ता में आए तो उन्होंने मीडिया के सामने, आपने देखा होगा, न्यूज चैनल पर बोला कि एमएसपी की गारंटी देना संभव नहीं है। मैं कह रहा हूं, किसान अपना समर्थन मूल्य मांग रहा है, मिनिमम मूल्य मांग रहा है, जबकि उसका परिवार का पूरा सदस्य, बच्चे से लेकर बूढ़ा तक सब किसान खेती में लगता है। उनकी लेबर भी लगाई जाए तो हम उस लेबर का भी मुआवजा नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि हमारी जितनी लागत लगी है उसका कुछ तो ले, लेकिन उसका पूरा समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पाता। अभी आलू हो रहे हैं, घुटने घुटने आल खड़ी हुई है, और बंबा की खेती है। बंबा का पानी जो आता है, आप देख कितना ठंडा रहता है, उसमें ठंडक में किसान घुटनों तक पानी में खड़ा हुआ है, जिसमें सर्दी में भी, और इतनी कड़क सर्दी में पाला भी पड़ रहा है, पत्ते तक मुरझा जाते हैं, लेकिन किसान अपनी फसल को देकर खुश है। लेकिन उसे जब फसल आएगी तो कोई मूल्य नहीं मिलेगा, और जो व्यापारी उससे लेंगे। हमारे जो भारतवर्ष के जो किसान हैं, उनकी सालाना औसत आय क्या होगी आपकी नजर से? देखिए, सबसे बड़ी बात तो, मैंने आपके एक ग्रुप भी है पत्रकारों बंधुओं का, उसमें मैंने डाला था कि सालाना आय पंजाब के किसानों की आय 18,000 है, राजस्थान के किसानों की आय 13,000 है। 13,000 बस सालाना का? सालाना, महीने की नहीं है। यह बड़ा दुर्भाग्य है, सालाना है प्रति किसान की आय। ये कितने पर आय नापी जाती है? ये नापी जाती है उनके हेक्टेयर की जमीन के हिसाब से। एक हेक्टेयर में कितने का लगभग अनुमानित लागत इनके खाते, मतलब कि इनके बजट में? अभी मैं पूरा बता दूं अपना, 16,000 हरियाणा के किसानों की आय है, और आप यूपी के किसानों की बात करेंगे तो बड़ा ही दुर्भाग्य 4300 है। ये किसान नहीं है यूपी का, ये एक मजदूर से भी गया गुजरा। एक मजदूर को कितना वेतन मिलता है? एक मजदूर को प्रतिदिन के हिसाब से, सरकारी जो मनरेगा है, हाँ। उसके हिसाब से भी 400 रुपए है आज की। 400, लगभग 1200 और 12,000 रुपए प्रति महीना एक मजदूर कमा लेता है, लेकिन किसान नहीं कमा पा रहा है। ये हमारे किसान की सबसे बड़ी दुर्गति है और पीड़ा है। एक और मैं सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे कि हमारे यहाँ पर जो कलपुर्जों का इस समय आविष्कार चल रहा है, और बाहर जो विदेशों में जो किसान हैं, उनकी तुलना में हमारे भारत के किसान कहां पर अपने आप को मापते हैं? देखिए, हमारे यहाँ के किसान कल पुर्जों के ऊपर डिपेंड होकर के अपनी पूरी पूंजी लगा चुका है, उनका लोन देते देते बर्बाद हो चुका है। मैं तो यही कहूंगा, हमारे जो योगी राज कृष्ण थे, वो सबसे बड़े किसान थे। उन्होंने एक संदेश दिया था, हम ब्रजवासी हैं, हम ब्रजवासी न तो उनकी बात पर मनन करते हैं, न चिंतन करते हैं, न उनके रास्ते पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मुझे पूजिए, यानी व्यक्ति की पूजा नहीं। उन्होंने इंद्र की पूजा मैंने की थी, इस ब्रज में किसी की पूजा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने गोवर्धन की पूजा की, गोवर्धन यानी कि हमें गोबर का ही महत्व बताया। आज हम क्या करते हैं, यूरिया ले रहे हैं। यूरिया हमारे किसान के यहां पैदा नहीं होता। यूरिया कहां हो रहा है, उद्योगपतियों की फैक्ट्रियों में, वो हम खेतों में डाल रहे हैं। एक तो हम अपने लोगों को बीमार बना रहे हैं, ऊपर से किसान कर्ज में डूब रहा है, उद्योगपतियों का फायदा कर रहा है। कृष्ण ने कहा था, योगीराज कृष्ण, उनके भाई हलधर थे, वो उनका सबसे बड़ा हथियार था, उनके हल में सब समस्याओं का हल था। हल में सब आज भी किसान के हल में सभी समस्याओं का हल है, लेकिन किसान को सरकारों ने लोन का लालच दे दे करके, और जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जो कृषि उत्पाद है, ट्रैक्टर है, कल्टीवेटर है, इन पर डिपेंड कर दिया। हम बैलों को भूल गए, जबकि पहले हमारे पास खेती ज्यादा थी, ये आधुनिक संसाधन कम थे। हम पुराने ट्रेडिशनल जो थे, उन्हीं संसाधनों पर काम करते थे। हम बैलों के द्वारा, भैंसों के द्वारा, गायों के द्वारा अपनी खेती के लिए ईंधन की व्यवस्था करते थे। उसी गोबर से हमें जो खाद की व्यवस्था कर देते थे। जो ईंधन आता था उसको हम ट्रांसपोर्टेशन का काम उन्हीं बैलों के माध्यम से, बैलगाड़ियों से करते थे। हमारा एक भी पैसा किसान का किसी उद्योगपति के खाते में नहीं जाता था। आज हम जितना कमाते हैं उद्योगपति के लिए कमाते हैं, न अपने लिए। चलिए, दर्शकों के लिए, आप किसान भाइयों के लिए चलते चलते क्या कहना चाहोगे? मैं चलते चलते किसान भाइयों से ये कहूंगा कि देखिए, हमारे पास
न तो 100 बीघा जमीन बची है, न 50 बीघा जमीन बची है। हमारे ब्रज के किसानों के पास 10 बीघा जिसके पास भी जमीन है तो आज का वो प्रगतिशील किसान माना जाता है। मैं किसान भाइयों से कहना चाहूंगा, वैज्ञानिक तौर तरीकों से कृषि कीजिए, औषधीय पौधे उगाइए, औषधियां फल कीजिए। आप जितनी ट्रेडिशनल फसलें हैं उनका मोह त्याग दीजिए। वो फसल यूरिया भी ज्यादा खा रही हैं, अन्य चीजें भी ज्यादा खा रही हैं। हमें कृषि को आधुनिक बनाना होगा, कम खर्चे में अधिक उत्पादन करना पड़ेगा, जब जाकर के हम अपने किसान की स्थिति को बेहतर कर पाएंगे। नहीं तो इन्हीं किसान संगठनों की राजनीति चमकाते चमकाते हमें चप्पलें घिस जाएंगी कि आपका लोन माफ करवाएंगे, कि आपका बिजली बिल माफ कराएंगे। इन चीजों में कोई फायदा नहीं है। इन किसान संगठनों के पीछे चलने से अच्छा है अपनी खेती पर ध्यान दें। और सभी किसान संगठनों को भी चेतावनी देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप ये समझें कि हमारी राजनीति कोई नहीं जान रहा है। हर एक किसान बेवकूफ नहीं है, पढ़ा लिखा है आज के दौर का। आपकी सारी राजनीति समझ में आती है। वो दिन दूर नहीं, यदि आपने अपनी आदतों में सुधार नहीं किया, निजी हितों में सुधार नहीं किया, तो लोग आपको दरवाजों से भगा देंगे। दर्शकों के कठोर बातें करने के बाद में किसानों के ऊपर चर्चा की, किसानों की मूल समस्याओं के ऊपर चर्चा की। हमारे साथ जो किसान नेता और डॉक्टर जीएस जाट थे मौजूद, उन्होंने बताया कि किसानों की किस प्रकार से पीड़ा चलती है और क्या विडंबना है हमारे देश में, किसान क्यों पीछे हटता जा रहा है। मैं अपनी कवरेज को यही विराम देना चाहूंगा। मैं चंद्रमोहन दीक्षित, आरपीआर न्यूज टीवी, मथुरा से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।